हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मार्केट जब भी कभी डायरेक्शन चेंज करते हैं, बुल मार्केट चल रहा हो और बेयर मार्केट आता है, या बेयर मार्केट चल रहा हो तो बुल मार्केट आता है, उस समय वो चीज जानना और देखना बहुत जरूरी है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब भी कभी डायरेक्शनल चेंज मार्केट में होता है, उस समय एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में या मन में एक बहुत एंग्जाइटी आती है, बहुत एंशियसनेस होती है कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो इसमें ये कुछ एक पॉइंटर है, कुछ एक चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। और हम सीखने क्या वाले हैं इस चीज से कि जब भी कभी कोई मार्केट में एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंड मैनेजर, कोई बहुत बड़े मार्केट के विशेषज्ञ या एक्सपर्ट्स कुछ कह रहे होते हैं, तो किस तरीके से हम उन चीजों का एनालाइज करना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या मार्केट की डायरेक्शन इस तरह से बदलने वाली है कि अगले डिकेड, मतलब कि जो पिछले 5 7 10 सालों में जो कुछ हुआ है और अगले 5 10 सालों में जो होने वाला है, वो क्या बहुत क्वालिटेटिवली डिफरेंट होगा? क्या मतलब जो कुछ हुआ है पिछले 10 साल में वो अगले 10 साल में नहीं होगा और उससे बहुत डिफरेंट होगा? एक इसका कारण यह है कि जो एक बहुत सीआईओ है एक लीडिंग म्यूचुअल फंड के, ऑफ कोर्स हम नाम ही लेंगे, लेकिन आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ अ लीडिंग म्यूचुअल फंड सेड दैट ये एसआईपी की जो आदत रिटेल इन्वेस्टर को लग गई है और उन्हें लग रहा है कि ये बहुत इजी है और पैसा कमाया जा सकता है, वो अगले आने वाले कुछ वर्षों में और आने वाले कुछ टाइम में बहुत खतरनाक हो सकती है उनके लिए। और ये एक मार्केट में बहुत बड़ा, ये ऑफकोर्स ये न्यूज आज की नहीं है, इसको कुछ समय हो गया, कुछ हफ्ते हो गए, कुछ समय पहले की न्यूज है। और हम इसके बारे में आज इसलिए बात कर रहे हैं कि जब भी कभी मार्केट में कुछ इस तरह की न्यूज आती है तो लेट इट सेटल डाउन फर्स्ट, लेट इट फर्स्ट मेक इट्स इम्पैक्ट वॉट एवर इट हैज टू, एंड देन यू एनालाइज। बिकॉज जब आप कभी तुरंत किसी चीज को देख रहे होते हैं तो आप बहुत पैशनेट होते हैं और आप बहुत इमोशनल रिएक्शन लेते हैं। बट फर्स्ट लेट इट सेटल डाउन, फर्स्ट लेट इट मेक इट्स इम्पैक्ट, एंड देन यू एनालाइज, देन यू असेस इट। तो वो चीज आपके लिए हेल्प करती है। आप डिसपैशनेट होके, थोड़ा कम इमोशनल होके आप उसको एनालाइज कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एसआईपी की जो आदत है बहुत काफी डेंजरस हो सकती है, और स्पेशली स्मॉल और मिड कैप में ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि लोग इतने महंगे भाव पर चीजें खरीद रहे हैं। ये क्या हुआ कि एक और चीज थी कि जो रिस्क था, वो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर जो रिस्क लिया करते थे कंपनीज में और स्टॉक्स में, वो उन्होंने कहा कि ये शिफ्ट हो गया है और रिटेल इन्वेस्टर आज ये रिस्क टेकिंग, स्मॉल आईपीओज हों या वो स्मॉल मिड कैप के स्टॉक्स हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, इसके लिए आज हमने आपके साथ ये शेयर करने का फैसला किया। अब क्या है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे 3 बातों के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक प्रेजेंट पे फोकस करिए कि भाई ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन है, चाहे कोई भी कह रहा हो उस बात को, मैं तो कहता हूं कि चाहे कोई भी एक बड़े से बड़ा एक्सपर्ट हो, अगर आप एक्सपर्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है तो आपको मिक्स ट्रेंड मिलेगा। नॉट टू से दैट यू शुड नॉट लिसन, बट यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। सेकेंडली, इन्वेस्टर का जो रिस्क शिफ्ट होने वाली चीज है वो वाकई एक फैक्ट है। वो फैक्ट है इसलिए कि जो इंडिविजुअल रिस्क ले रहे हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर रिस्क ले रहे हैं, वो डेफिनेटली ऑन द हायर साइड है। और ये चीज इसलिए जरूरी है कि जब भी कभी मार्केट में किसी को भी पैसा कमाने का मौका मिलता है, चाहे वो प्रमोटर हो या इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर हो, पिछले कुछ समय में ये चीज बहुत देखने को मिली है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक कम किया या जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना स्टेक बेचा। ये सब चीजें बहुत कॉमनली देखी गई हैं। और ये क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि कोई भी प्रमोटर जब आईपीओ कर रहा है तो ये फैक्ट है कि वो उस भाव पे करना चाहता है जहां पे उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और ये मार्केट बड़ा कंड्यूसिव रहा पिछले कुछ समय में और लोगों ने बहुत आईपीओ किए। सिमिलरली प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो इसलिए आते हैं किसी कंपनी में कि भाई ये जो चीज हो रही है उसको किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जाए वैल्यू में, तो ये एक चीज है। कैपिटल रेजिंग में आपने इसका उदाहरण देखा ही है। आगे बढ़ते हैं। अब एक उदाहरण दिया गया एसआईपीज के बारे में स्पेशली फोकस करके। 1995 से लेकर 2002, 1995 टू 2002 एसआईपीज ने कुछ पैसा कमा के नहीं दिया। 2006 से 2013 में मिड कैप में एसआईपीज ने जो रिटर्न दिया वो नेगेटिव दिया। 2004 से लेकर 2024 कुछ एक मार्केट्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि चाइना है, ब्राजील है, वहां पे नेगेटिव रिटर्न्स हैं, सिग्निफिकेंट नेगेटिव रिटर्न्स हैं। ये बात कभी और करेंगे, बट चाइना का जो वेटेज हुआ करता था एमएससीआई इंडेक्स वो काफी कम हो गया है।
एमएससीआई इंडेक्स क्या है? इमर्जिंग मार्केट का एक इंडेक्स है एमएससीआई का। तो एमएससीआई ईएम इंडेक्स जो है उसमें चाइना का वेट बहुत कम हुआ, क्योंकि चाइना की जो इंपॉर्टेंस थी, चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ के साथ जो मार्केट कैप का कोरिलेशन था, वो बहुत हद तक होल्ड नहीं किया। वो दूसरा टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। बट कहने का मतलब है कि एसआईपीस को ये समझना कि भैया हम तो एसआईपीस कर रहे हैं और ये रिटर्न अच्छे देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो ये चीज हाईलाइट की गई। अब यहां पे भी एक बड़ा सिलेक्टिव एग्जांपल मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी कभी आप रियर व्यू मिरर में देखते हैं, पास्ट में जो कुछ हुआ है देखते हैं, आप एक बायस के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास वो डाटा अवेलेबल है। आपको नहीं पता अगले 5 साल में क्या होने वाला, अगले 7 साल में क्या होने वाला, लेकिन पीछे का तो डाटा है। जैसे ये कहना कि भाई 1995 से 2002 तक एसआईपी ने नेगेटिव रिटर्न दिया, या मिड कैप में 2006 से लेकर 2013 तक नेगेटिव रिटर्न मिला, ये बड़ा आसान है, क्योंकि आपके पास वो डाटा है। अगले 5 साल में, 7 साल में अगला वन व्यू वर्सेस अनदर, वो सिचुएशन है। लेकिन फिर भी इस डाटा को देखना और इस डाटा को समझना जरूरी है। अब मैक्रो और माइक्रो में ये बड़ा डिफरेंट चीज है। मैक्रो का मतलब हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है, हमारी जो इकोनॉमी में स्टेबल जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, और जो हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। बहुत सारी अच्छी चीजें, बैंक्स की एक बहुत बड़ी समस्या थी जो कि कम हो गई पिछले 10-12 साल में, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हुई। अब क्या हुआ कि इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो वैल्यूएशन है वहां पे एक डिस्कंफर्ट आ गया है। पिछले 6 महीने में जो कुछ हुआ है, पिछले 6 महीने में आपने जो देखा, सितंबर के एंड से लेके मार्च अभी तक, ये आपको देखने का मौका मिल रहा है कि भाई ये एक रिएक्शन थी कि मार्केट में जो वैल्यूएशन थे वो बहुत स्ट्रेच हो गए थे। तो धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि भाई अभी थोड़ा सा संभाल के चलना चाहिए, अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। ऑफकोर्स सेकंड क्वार्टर के जीडीपी रिजल्ट ने भी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए, लेकिन कहने का मतलब यह है कि वैल्यूएशन थोड़ा एक्सेसिव थे, तो वो स्ट्रेच वैल्यूएशन की वजह से भी ये घटना घटी कि भाई मार्केट में 10-12%, 13% का डिक्लाइन आया। लेकिन कहने का मतलब यह है कि दूसरी साइड पे बहुत स्टेबिलिटी है। और ये आप याद रखिए कि जब 1995 से 2002 का एग्जांपल दिया जा रहा है, या 2006 से 2013 का एग्जांपल दिया जा रहा है, उस समय का एनवायरनमेंट कैसा, बड़ा डिफिकल्ट एनवायरनमेंट था। 95 से लेकर 2002 तक इंडिया में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी एक रोल थी। बिकॉज आप अगर जिन लोगों ने वो ट्रैक किया है, जिन लोगों को याद हो, 1996 में जब चुनाव हुए, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट जब सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद 1.5-2 साल तक काफी इंस्टेबिलिटी रही। उसके बाद फिर एनडीए गवर्नमेंट आई, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा मेजोरिटी नहीं थी। फिर ये 2006 से लेकर 2013 तक पीरियड देखिए। 2009 के बाद तो स्पेशली बहुत क्लियर हो गया था कि पॉलिसी पैरालिसिस है और ये है और वो है। लेकिन कहने का मतलब उस समय की जो फेज है उसको आज के फेज से डायरेक्ट वन ऑन वन कंपैरिजन करना उचित नहीं। लेकिन फिर भी वैल्यूएशन की बात तो सच है, वैल्यूएशन की बात माननी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यूएशन में दो कंसर्न्स, दो पॉइंट आप देखते हैं कि पी रेशियोज जो हैं, ये हम हाईलाइट कर चुके हैं आपके सामने पहले भी, कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप के पी रेशियोज जो हैं इंडेक्स के, वो 35-40 के आसपास हैं, और लार्ज कैप 20 के आसपास है। तो लगभग दुगना वैल्यूएशन मिड कैप और स्मॉल कैप में होना जस्टिफाइड नहीं है। फिर मार्केट कैप आप देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट, ये आपको चार्ट इसमें स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो पैट में कंट्रीब्यूशन है स्मॉल मिड कैप का, वो 14% के आसपास है, और जो मार्केट कैप में कंट्रीब्यूशन है वो 28% है। इस डाटा को दूसरे तरीके से दिखा हमने। आप देखिए कि जब कभी पैट के कंट्रीब्यूशन, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स, मतलब अर्निंग्स का बात कर रहे हैं, अर्निंग्स का कंट्रीब्यूशन 14%, मार्केट कैप का कंट्रीब्यूशन 28%, मतलब जो प्राइस टू अर्निंग्स का जो रेशियो हो गया वो 2x हो गया। और वही बात हम कह रहे थे, लार्ज कैप में अगर 20 का पीई है और मिड कैप में, स्मॉल कैप में 35-40 का पीई है, तो वो सेम बात को दूसरे तरीके से समझा कि भाई महंगा पीई है स्मॉल और मिड कैप का, और वो चीज आपको उस कंट्रीब्यूशन से भी दिख रही है कि 14%, 14-15% के आसपास मिड कैप जो है, स्मॉल मिड कैप पैट में कंट्रीब्यूशन करते हैं, अर्निंग्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं ओवरऑल जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है मार्केट कैप में 28% है, 30% है। वो मतलब डबल हो गया नंबर, वो बहुत एक्सेसिव। आइए आगे बढ़ते हैं कि तो ये टाइम क्या है। ये टाइम ये है, पहली बात तो आप स्मॉल और मिड कैप्स के बारे में केयरफुल रहे, उनमें बाउंस बहुत जल्दी भी आता है। आपने बहुत सारे स्टॉक्स को देखा होगा पिछले 8-10 दिन में, जब मार्केट थोड़ा सा टर्न अराउंड किया है, वो स्टॉक 10-12-15% ऊपर है। आप इनवेरिएबली देख लीजिए, जो स्टॉक्स आपको मिड कैप में मिलेंगे, स्मॉल कैप काफी सारे 10-15-20% ऊपर जाने वाले स्टॉक आपको भर भर के मिल जाएंगे। लार्ज कैप एसआईपीज अभी भी बहुत रीजनेबल है। इंडिविजुअल लेवल पे वैल्यूएशन को इग्नोर करना हमेशा खतरनाक है,
और ये हम काफी बार एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं स्टॉक्स लाइक डी मार्ट जो 120-130 के आसपास का पीई का स्टॉक था और वो गिरा। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप 100 से 150 के रेंज में और इतने महंगे पी में चले जाते हैं तो मतलब क्या है कि बहुत सारी अच्छी चीजें इन्वेस्टर फैक्टर इन कर रहे होते हैं, वहां पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुरंत इंपैक्ट दिखता है। वैल्यूएशन को इग्नोर मत करिए और आपकी पोर्टफोलियो को देखिए, आपकी जो नेटवर्थ है, आप कितना इन्वेस्ट करें। समझिए आपके पास 100 रुपीज की नेटवर्थ है, आपका कितना पार्ट इक्विटी में इन्वेस्टेड हो सकता है। टचवुड अगर आपने पिछले 5 साल में अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया है तो जो आपकी नेटवर्थ का आज से 5 साल पहले 20% हिस्सा या 10% हिस्सा इक्विटी में होता था, वह 40% हो गया है। तो 40% हो गया तो क्या आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं? क्योंकि आपकी जो रिस्क एपेटाइट है, आपकी जो कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल है दैट्स फाइन, बट अगर आप उसको थोड़ा सा रीअसेस करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आए कि नहीं यार, इट्स टाइम टू प्रॉब्ली टेक अ स्लाइटली मोर जुडिशियस या फिर बैलेंस्ड कॉल। तो आप उस तरह डिसाइड कर सकते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। लर्निंग्स क्या है? पहली बात तो ये कि ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सब कुछ फोरकास्टेबल नहीं, हर किसी चीज का फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, ये बहुत जरूरी है समझना। दूसरी बात, लॉ ऑफ एवरेजेस चलता है, पेंडुलम जो होता है स्विंग होता है, वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो गया, मार्केट बहुत अच्छा किया तो वापस आना ही है। ये नेचर का लॉ है, नेचर का लॉ स्टॉक मार्केट के साथ भी एप्लीकेबल। आप टाइम नहीं कर पाएंगे कि कब वो पेंडुलम वापस लौटने वाला है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा होता जरूर है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कोई कुछ भी कह रहा हो, आप लोगों को पढ़िए, लोगों को समझिए, लोगों को सुनिए, लेकिन आप फैसला खुद कीजिए। इमोशनल डिसिप्लिन, मार्केट में ऊपर जाने पर लालच और नीचे जाने पर भय, ग्रीड एंड फियर, बुल एंड बेयर मार्केट के साथ साथ नेचुरल है, लेकिन आपको इमोशनल डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आप सही फैसला ले सके। फिर बात आती है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, कोई भी रॉन्ग हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट वॉरेन बफे भी रॉन्ग हुए हैं पेटीएम के बारे में, एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन जो कहने का मतलब है कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है। आपको स्वयं फैसला करना है, बातें सुनिए, लोगों को समझिए, ओवर पे कभी मत करिए। ओवर पे मतलब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अगर है तो आप थोड़ा सा बच के रहिए, थोड़ा सा सावधान रहिए, और वो चीज आपके लिए बहुत काम आएगी। कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है मार्केट में। कभी कभी देखिए, हम हमेशा एग्जांपल देते हैं कि T20 और टेस्ट मैच में अंतर होता है। जो बेयर मार्केट होता है ना, वो टेस्ट मैच होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेयर मार्केट में ये ख्याल रखना पड़ेगा कि कैपिटल को बचा के रख पाना, वो बहुत जरूरी है। मतलब रिटर्न बने ना बने, लेकिन हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कम से कम नुकसान तो ना हो, और जल्दबाजी में मत रहिए। इमोशनल डिसिप्लिन जिसकी हम बात करते हैं, मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन मार्केट में पैसा पेशेंस के साथ ही बनता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। योर फीडबैक, योर inputs are extremely encouraging. Please keep sending them. If there is anything you want us to cover, do let us know. Good day. Goodbye. Thank you.